हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज जिस पॉइंट पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कि मॉक टेस्ट को आप कैसे एनालाइज करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते रहते हैं कि मैम मॉक टेस्ट कैसे दें, ऐसा क्या करें हम लोग कि हर एक मॉक के साथ हमारे जो मार्क्स है वो इंक्रीज होते जाए। बिकॉज कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि पहले मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसके बाद जो नेक्स्ट मॉक है उसमें बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। तो बेटा सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये कि हर एक मॉक का लेवल अलग होता है। हो सकता है कि जो फर्स्ट मॉक आपने दिया वो ईजी था और जो नेक्स्ट मॉक था वो मॉडरेट था, जिसकी वजह से आपके 3, 4, 5 मार्क्स ऊपर नीचे हो गए। तो यहाँ आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉक टेस्ट, इसका नाम ही इसलिए रखा गया है बिकॉज ये आपके एग्जाम से पहले आपको एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट दे रहा है कि ठीक है, कोई ऐसा सेक्शन है जहाँ आपको दिक्कत आ रही है तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप उन चीज़ों को सॉल्व कर लो। तो आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप मॉक को एनालिसिस कर सकते हो, मॉक का एनालिसिस कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिया और उसको छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, इतने 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 मार्क्स आए, ठीक है, ओके डन। नहीं, आपको वो नहीं करना है। जैसे ही आपने मॉक टेस्ट दिया आप उसको एनालाइज करो और एनालाइज करने से क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि आपको ये पता चलेगा कि आपका करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट करने को दिया था लीगल रीजनिंग के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे साफ साफ ये बताया जब उन्होंने मॉक टेस्ट दे दिया उसके बाद कि मैम 50 क्वेश्चन थे, उसमें से सिर्फ 25 ही कर पाई, यानी कि अभी हमारी 50% प्रिपरेशन ही हो पाई है। तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का ये मतलब होता है कि आपकी अभी कितनी तैयारी है किसी पर्टिकुलर सेक्शन को लेके, पूरे आपके सिलेबस को एज अ होल लेकर के, वो आपको पता चलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपकी गलती पे गलती होए जा रही है मॉक टेस्ट में, तो आप अगर एनालाइज करोगे कि कहाँ गलती हो रही है, उससे क्या होगा कि आपका जब नेक्स्ट मॉक होगा आप उसी चीज़ को सुधारने की कोशिश करोगे। जो गलत हुआ है उसको जाकर के रिवाइज करो और नेक्स्ट मॉक में अपना बेटर देने की कोशिश करो, बेस्ट देने की कोशिश करो। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद कर लिया और मॉक्स देने के लिए बैठ गए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपको बनानी होगी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी। और वो स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, जब आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे। आप बैठोगे और सोचोगे, देखोगे जब अपने मॉक को, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिस पे शायद आपको अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था, उसको आप स्किप करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन क्योंकि जिद थी कि मुझे करना है तो इसीलिए आप वहाँ पर अड़े रहे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आप वो कैसे सीखोगे, आप स्ट्रेटजी कैसे बना पाओगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे और उसको एनालाइज करोगे। एंड ऑल्सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक गलती जो एक बार हो गई वही मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट देने के बाद बोलते हैं कि मैम सिली मिस्टेक हो गई। तो मैंने पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि मैम क्वेश्चन में लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट आंसर, और हमने करेक्ट आंसर मार्क कर दिया, नॉट तो हम पढ़ना ही भूल गए। अच्छा, अगर ये चीज़ पहले मॉक में होती है, एक बार होती है, तो समझ में आता है। जब आपने मॉक टेस्ट दे दिया और आपने एनालाइज भी कर लिया कि ये सिली मिस्टेक है मेरी, तो कोशिश करो कि आप जब नेक्स्ट मॉक देने बैठो तो उसको अपने माइंड में लेके बैठो कि वो जो नॉट वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपका पर्टिकुलर लाइन है, उसको आप सही ढंग से पढ़ो और उसके बाद ही आप अपने आंसर्स दो। तो प्रॉपर वे क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे ये होगा कि पहले आप अपने मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद अपने स्कोर कार्ड को आप एनालाइज करोगे, उसके बाद आप ये देखोगे कि भाई सिर्फ वीकनेस नहीं जाननी है, ठीक है। मॉक देने का हमारा जो फंडा है वो ये नहीं है कि जो हमें नहीं आता है सिर्फ और सिर्फ वो जाने, नहीं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, जहाँ पर आप ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करके वो आपको जीरो से हीरो बना सकता है, वो एरियाज भी आपको पता होने चाहिए। तो मॉक टेस्ट देने का ये मतलब होता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता है और वीकनेस भी पता है, और जहाँ जहाँ पर गलतियाँ हुई है तब आप क्या करेंगे, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को जाकर के रिवाइज करेंगे। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें एनालिसिस की, तो मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस होता है उसको 3 तरीकों से किया जा सकता है। एक तो ये होता है कि आप सेक्शन वाइज एनालाइज करें, एक होता है कि आप क्वेश्चन वाइज एनालाइज करें, और एक ये होता है कि पूरा मॉक टेस्ट दे दिया फिर एज अ होल पूरे मॉक को आपने एनालाइज किया। तो देखो, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सेक्शन वाइज एनालिसिस पे। अब ये क्यों ज़रूरी है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे, अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं पता है तो हो जाएगी गड़बड़। तो आपको सबसे पहले पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। ऑल्सो साथ ही में जब आप मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा वो सेक्शन है जो आपको अच्छी तरीके से आता है। फॉर एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो आप इन दैट केस क्या कर सकते हो, अपनी मॉक टेस्ट की शुरुआत ही लॉजिकल रीजनिंग के सवालों के साथ करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपने स्टार्ट कर दी क्वांट के साथ जो कि आपकी बिल्कुल अच्छी है ही नहीं, तो आप स्टार्टिंग में ही डीमोरलाइज हो जाओगे कि यार मुझे कुछ नहीं आता है,
और फिर लिटरली जो आपको आता होगा, जो आपके स्ट्रेंथ एरियाज होंगे उसमें भी आप गड़बड़ कर बैठोगे। इसीलिए सेक्शन वाइज एनालिसिस करना ज़रूरी है कि कौन सा सेक्शन आपका अच्छा है और कौन सा ऐसा सेक्शन है जो इसमें आप वीक हो, ताकि आप उसी तरीके से टाइम अलॉट करके अपना स्टडी टेबल भी बना सको, स्टडी प्लान बना सको और उसी तरीके से आप पढ़ पाओ। ऑल्सो सेक्शन वाइज एनालिसिस जब आप करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हर पर्टिकुलर सेक्शन को आपको एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वांट मेरी बहुत ख़राब है तो आधा घंटा मैंने उसको दे दिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये आप कैसे सीखोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे और उनको एनालाइज करोगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है, देखो उन क्वेश्चंस का जो कि आपने अटेम्प्ट कर लिए, बहुत अच्छी बात है। जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए कुछ उसमें से सही होंगे, कुछ उसमें से गलत होंगे। सही हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर सही नहीं हुआ है तो आप जाकर देखोगे कि गलतियाँ कहाँ हुई है, ठीक है। बट उन क्वेश्चंस का क्या जो आपने अटेम्प्ट किया ही नहीं, क्या आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना है? नहीं, आप उसको छोड़ोगे नहीं। जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए थे मॉक में, पहले आप दोबारा से उन क्वेश्चंस के ऊपर जाओ और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। अगर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और फ्लूक सी मार लो, तुक्के मार लो, लेकिन उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आपने एक बार कोशिश कर ली है उसके बाद आप आंसर की से उसको एनालाइज करोगे और फिर बाद में पूरा एनालिसिस करोगे कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ है। क्या वो एक ऐसा टॉपिक था जो कि मेरा छूट गया है, मैंने उसको अभी तक कवर नहीं किया है, या फिर क्या वो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मैं अभी तक सही ढंग से समझ नहीं पाया हूँ और मुझे उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये तो एक हो जाता है हमारा सेक्शन वाइज एनालिसिस। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन वाइज एनालिसिस की तरफ। अब क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना समय कौन से आपके क्वेश्चन पर देना है। बेटा हमेशा ये बात ध्यान रखना कि आप लोग एक ही चीज़ पे फोकस करते हो और वो ये कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं करना होता है मॉक टेस्ट में। एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस को इसीलिए फ्रेम करता है ताकि कुछ बच्चे जो हैं, जो स्मार्ट हैं, वो उसको छोड़ करके मूव ऑन कर जाए कि भाई इस एक सवाल में अगर 15 मिनट लग गए तो मेरे बाकी जो पूरे सेक्शंस हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, इससे अच्छा इसको छोड़ देता हूँ, लास्ट में मौका मिला तो कर लूँगा, ठीक है। तो ये होता है एक स्मार्ट वर्क। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने चोट, मतलब उनको ये होता है कि बस मुझे तो पूरे क्वेश्चंस करने ही करने हैं, और वहीं पर आप अटक जाते हो। हमेशा समझो कि कुछ क्वेश्चंस इसीलिए फ्रेम किए जाते हैं ताकि आप उनको छोड़ दो। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप पूरे मॉक टेस्ट को अच्छे से दोगे और उसको एनालाइज करोगे। साथ ही में आपको एक पूरा टाइम मैनेजमेंट प्लान बनाना है कि किस तरीके से आपको कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे, एनालाइज करोगे, तभी पता चल पाएगा। बिकॉज बहुत बार कुछ ऐसे टेक्निक्स, फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांट है, हो सकता है कि आपने कुछ गलत टेक्निक यूज़ की हो सकता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस पढ़ने से ही पता चल रहा हो। लेकिन क्योंकि आपने पहले मॉक टेस्ट दिए, एनालाइज नहीं किया, सही से रिवाइज नहीं किया, सही गाइडेंस नहीं ली, इसकी वजह से ये हो सकता है कि आपने सही ढंग से अप्रोच नहीं किया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो वो कैसे होगा, जब आप एनालाइज करोगे मॉक को तभी आपको पता चलेगा। ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, वो है कि भाई एक तो होता है कि हमारे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, एक होता है कि कुछ हमारे क्वेश्चंस जो है वो सही हो गए। तो हम क्या करते हैं, जो सही हो गए उसमें हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और जो गलत हो गए चलो ठीक है रिवाइज कर लिया उसको। बट यहाँ पॉइंट ये है कि जो हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं वहाँ पर भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। और वो कैसे हो सकता है कि जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है, जो आपका अच्छा वाला सेक्शन है, जो आपको अच्छे से आता है, हो सकता है वहाँ पर कि आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा हो सकता है कि आपका क्वेश्चन तो सही हो गया लेकिन जो मेथड आपने उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया है वो लेंदी हो। तो इसीलिए जो आंसर्स आपके सही हुए हैं उनको भी आपको छोड़ नहीं देना है, उनको भी आपको एनालाइज करना है और देखना है कि क्या वो तरीका मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ जिससे जितना मुझे टाइम लगा उससे कम टाइम मिले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने में। प्लस ऑल्सो जिस भी क्वेश्चन को आपने इनकरेक्टली आंसर किया है आपको देखना होगा कि कहाँ पर गलतियाँ हुई है, क्योंकि ज़रूर हो सकता है कि कुछ एक्यूरेसी में ही दिक्कत होगी जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। तो उनको सबसे पहले आपको एनालाइज करना है और उसको प्रैक्टिस करते जाना है। जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उनको समझो कॉन्सेप्ट को फिर से और दोबारा से उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो आपके वीक एरियाज है वो भी आपकी स्ट्रेंथ बनते जाएगी। अच्छा, ये हमारी बात हो गई सेक्शन वाइज और क्वेश्चन वाइज एनालिसिस की। अब हम आते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मॉक। अब क्या करना चाहिए आपको,
अब क्या करना चाहिए कि आपका जो नेक्स्ट मॉक हो वो और अच्छा हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रिविजन करते रहना है। जहाँ पर भी आपने मॉक टेस्ट दिया, आपको लगा कि ये चीज़ मुझे चैलेंजिंग लगी, कोई बात नहीं, उसको दोबारा से रिवाइज करो, आप उसकी प्रैक्टिस दोबारा से करो। ऑल्सो मॉक टेस्ट देने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रेक लो। कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि रोज़ एक मॉक लगा रहे, रोज़ एक मॉक लगा रहे। नहीं बेटा, सिर्फ मॉक लगाना ज़रूरी नहीं है, क्वालिटी मॉक देना ज़रूरी है, साथ ही में उनको एनालाइज करना भी ज़रूरी है, और साथ ही में बीच में ब्रेक भी होना चाहिए ताकि आपका माइंड जो है ना वो बर्नआउट ना हो। ठीक है, आपका माइंड एकदम प्रिपेयर्ड रहे कि भाई ठीक है, एकदम फ्रेश हूँ मैं मॉक टेस्ट को देने के लिए। जितना आपका माइंड फ्रेश रहेगा उतनी ही अच्छी तरीके से आप किसी भी मॉक टेस्ट को दे पाएंगे। ऑल्सो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जाम देने बैठो, अपना मॉक टेस्ट देने बैठो, आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक बात को आप हमेशा समझ के रखना कि अगर बाय चांस आपका क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है तो वो सभी के लिए टफ आएगा बेटा, सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा। ठीक है, और इसी माइंडसेट के साथ आपको मॉक टेस्ट भी देना है कि कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया तो अच्छी बात है ना, मैंने छोड़ दिया उसको, बिकॉज हो सकता है कि ये छोड़ने के लिए ही बना हो ये क्वेश्चन। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपने मॉक टेस्ट को देने के लिए बैठो, और जब आप रिव्यू भी करते हो, अगर आपके लो स्कोर्स भी आ रहे हैं तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। अच्छी बात है कि ये आपको पहले से पता चल गया, क्योंकि अभी आपके पास समय है इंप्रूव करने का। ये मॉक टेस्ट है, आपका एग्जाम नहीं है। ठीक है, और एक मॉक टेस्ट आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है। कुछ बच्चे एकदम निराश हो जाते हैं कि मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, मॉक टेस्ट में मेरे बहुत लो मार्क्स आए हैं। नहीं, ये जो एक मॉक टेस्ट है वो आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है। हाँ, बट आपको उसको एज अ फाउंडेशन लेके चलना है कि आप जब तक अपनी नींव को मजबूत नहीं करोगे तब तक आप आगे पूरा घर नहीं बना पाओगे, बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाओगे। और उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, सबसे पहला स्टेप है मॉक टेस्ट देना, उसको एनालाइज करना। एनालाइज कर पाओगे तभी फाउंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अपने क्वेश्चंस को आपको रिव्यू करते जाना है, चाहे सही किए हैं उनको भी रिव्यू करना है, कुछ गलत किया है उनको भी आपको रिव्यू करना है, और अपनी एक्यूरेसी की जो स्पीड है उसको प्रायोरिटाइज करना है। कुछ बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं कि भाई हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो इस चक्कर में आप अपनी स्पीड को ओवर स्पीड कर देते हो कि नहीं सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे इतनी देर में, और इस चक्कर में क्या होता है कि क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। आपका एम ज़्यादा या फिर सारे क्वेश्चंस करने का नहीं होना चाहिए, आपका एम ये भी होना चाहिए कि जितने क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो एक्यूरेट हो, बिकॉज एक्यूरेसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक की होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी कर रहे हो उसमें आप कंसिस्टेंट रहो। अगर आपने कोई अपना स्टडी प्लान बनाया है तो स्टिक करो उसके साथ। ऐसा नहीं कि 2 दिन आपने पढ़ाई की और तीसरे दिन से आप उसको भूल गए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हो बिकॉज कल तो मैंने पढ़ा था 8 घंटे। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो उसको देते रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे एक हफ्ते में सैटरडे को बैठ करके मॉक टेस्ट देना है, संडे को उसका एनालाइज करूंगी, बाकी पूरे आने वाले प्लान वीक जो है उसको प्लान करूंगी या फिर करूंगा, तो वही सेम चीज़ को आप फॉलो करो। ऐसा नहीं कि महीने में सिर्फ एक मॉक दिया, किसी एक महीने में 8 मॉक्स दे दिए। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे किसी भी चीज़ को लेकर के अपने लाइफ में, उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। सो येस, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो ये मेरी मेल आईडी है, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर कभी भी मेल ड्रॉप कर सकते हो। आपको एनरोलमेंट रिलेटेड कुछ पूछना है, आपको एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ पूछना है, आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो, बिकॉज मैं भी आपकी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके आई हूँ, क्रैक करके आई हूँ, अच्छे कॉलेज से मैं पढ़ करके आई हूँ, ठीक है। मैं भी NLU असम गई थी, वहाँ से मैंने पढ़ा, LLM भी की है मैंने, तो मुझे पता है, MHCT एग्जाम भी दिया है और अच्छे रैंक भी लेकर के आई हूँ। तो मुझे पता है कि आपको अभी जो लास्ट एग्जाम टाइम का जो प्रेशर है वो आप किस तरीके से झेल सकते हो। तो बेटा कभी भी कोई भी दिक्कत आए ना, बस अपनी मैम को याद रखना और मुझे यहाँ पर आप मेल ड्रॉप कर सकते हो। बाकी आपको मैं ये बता दूं कि अभी सेल चल रही है, फ्लैट 41% ऑफ आपको मिलने वाला है अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे जाते हैं और मेरा कोड DIMPL डिम्पल यूज करते हैं तो, ठीक है। सो फॉर CUET PG LLB हमारा लेटेस्ट बैच है परिवर्तन 2.0 एंड फॉर MHCET हमारा लेटेस्ट बैच है यश एंड प्रबल बैच। फॉर क्लैट हमारा जो बैच है वो है क्लैट फाउंडेशन बैच। तो आप किसी भी बैच को मेरा कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हो टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो टू गेट पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम मी। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको ये जो सेशन था ये पसंद आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर से आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और सेशन को लाइक भी ज़रूर से कर देंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।